मनोज अपनी माँ गौरी, पिता श्यामलाल और छोटे भाई राजन के साथ जनकपुर गांव में रहता था। पर आज वो लोग शहर जा रहे थे क्योंकि सरकार द्वारा शहर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था और मनोज सरिता से शादी कर रहा था। हम लोग यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन बैठना कहाँ है? अरे पगली, तुम्हें नहीं बैठना है, बैठना तुम्हारे बेटे और बहू को है। हम लोग तो कहीं भी साइड में खड़े हो जाएंगे। अरे आप तो मुझे पागल ही समझते हो, मैं उन्हीं के बैठने का पूछ रही थी। सामूहिक विवाह शहर के रामलीला मैदान में हो रहा था और वहाँ 100 जोड़े मौजूद थे। मनोज और सरिता भी उन्हीं जोड़ों के बीच में बैठ गए। तभी सरिता की नजर सामने एक खंडहर पर पड़ी। जी वो देखो, कैसे डरावना सा खंडहर है। शहर में भी ऐसी जगह होती है क्या? अरे तुम उसे मत देखो, अपनी शादी पर ध्यान दो। जरा ही देर बाद उन सबका विवाह संपन्न हो गया, लेकिन तभी वहाँ एक दुल्हन उठकर चिल्लाने लगी और बुरी तरह से भागने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे देखकर बाकी दुल्हनें भी उठकर भागने लगी और इस तरह वहाँ भगदड़ मच गई। अरे मनोज, बहू कहाँ है? उसका हाथ पकड़े रहना। हाँ हाँ पिताजी, मैं पकड़े हूँ। आप माँ का हाथ पकड़े रहो और फटाफट यहाँ से बाहर निकलो। वो लोग जैसे तैसे उस भगदड़ से बाहर निकले और अपने गांव पहुंचे। लेकिन जब घर पहुंचकर मनोज ने सरिता का घूंघट उठाया तो वो सरिता नहीं, कोई और थी। वो लड़की भी घबराई हुई थी। अरे ये कौन है? हमारी सरिता कहाँ है? ए लड़की, तू कौन है? यहाँ कैसे आई? मेरा नाम बिंदिया है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। शादी में भगदड़ मचने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। घूंघट की वजह से मुझे भी पता नहीं चला कि मैं किसके साथ आ गई। तुम्हारे पति का नंबर बताओ, हम उन्हें फोन करके बुला लेंगे। मुझे कुछ याद नहीं, न घर का नाम न गांव का। बिंदिया के रोने से माहौल और भारी हो गया। गौरी ने उसे संभालने की कोशिश की। अरे बेटी रो मत, हम तेरा घर और तेरे पति को जरूर ढूंढ निकालेंगे और हमारी बहू सरिता को भी। हाँ तुम घबराओ मत, जब तक कुछ पता नहीं चलता यहीं आराम से रहो। अपना सामान कमरे में रख लो। तभी उन्होंने जो फोटोग्राफर बुलाया था वो आ गया। हाँ तो फोटो खींचनी है ना, सब लाइन में खड़े हो जाइए। नहीं, अभी फोटो की जरूरत नहीं है, हालात ही ऐसे हैं। अरे माँ, आ ही गया है तो खींच लेने दो, यादों के लिए रख लेंगे। फोटोग्राफर ने सभी तस्वीरें खींची और कहा कि वो कुछ दिनों में तस्वीरें दे देगा। इसके बाद वो चला गया। रात हुई तो बिंदिया कमरे में सोने चली गई और मनोज बरामदे के सोफे पर सो गया। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ शांति थी और तभी आधी रात के करीब मनोज को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोली। कौन? उसने देखा कि बिंदिया, जो अंदर कमरे में सो रही थी, अब सोफे के चारों ओर बिल्कुल जिंदा लाश की तरह घूम रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखें बंद थी। मनोज की सांसें रुक गई। बिंदिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिंदिया, कुछ तो बोलो। बिंदिया ने कुछ नहीं कहा। वो घूमती रही मानो किसी अदृश्य ताकत के प्रभाव में हो। मनोज ने पूरी हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ा और जोर से हिलाया। अचानक बिंदिया चौंक कर जाग गई। क्या हुआ? तुम सोफे के चारों तरफ क्यों घूम रही थी? क्या हो रहा है? ओह, मैं माफी चाहूंगी, मुझे ना नींद में चलने की बीमारी है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, अब सो जाओ। मैं दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा ताकि फिर से ऐसा ना हो। मनोज ने बिंदिया को कमरे में वापस भेजा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सुबह मनोज की आंख खुली तो उसने देखा कि बिंदिया रसोई में नाश्ता बना रही है। अरे वाह, तुम नाश्ता बना रही हो? हाँ, सोचा कि कुछ मदद कर दूं। वाह, ये लड़की तो बहुत सुघड़ निकली। देखो, बिना कहे ही काम संभाल लिया। हाँ, हमारी बहू होती तो भी ऐसा ही करती। मनोज मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसने रात में कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। उसने फौरन अपनी माँ से पूछा। माँ,
आपने बिंदिया के कमरे का दरवाजा खोला क्या? नहीं, हम तो अभी अभी उठ कर आए हैं। तो फिर ये बाहर कैसे आई? मनोज रसोई में गया और बिंदिया से सीधे पूछा। तुम बाहर कैसे आई? रात में मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया था ना? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने आकर दरवाजा खोला था ना। पर मैं तो सो रहा था, अभी अभी उठा हूँ। नींद में थे आप, भूल गए होंगे। ये सुनकर मनोज असमंजस में पड़ गया। नाश्ता करने के बाद मनोज पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करने लगा। बिंदिया, तुम भी साथ चलो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही वे दोनों घर से बाहर निकले, सामने एक कुत्ता खड़ा था। बिंदिया को देखते ही वो जोर जोर से भौंकने लगा। अरे ये क्यों भौंक रहा है? चल भाग यहाँ से। लेकिन कुत्ता भागा नहीं, उल्टा वो जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर मनोज को और भी अजीब लगा। ये क्या हो रहा है? पहले ये भौंका और अब रोने लगा। अजीब बात है। मनोज और बिंदिया किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। घर लौटने के बाद गौरी बिंदिया से बोली, बेटा, अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। पूजा कर लो, मन शांत हो जाएगा। मैं पूजा नहीं करती, इसकी जरूरत नहीं है। गौरी को बिंदिया का ये जवाब अजीब लगा। ये लड़की इतनी बेफिक्र क्यों है, जैसे इसे अपने घर जाने की कोई चिंता ही नहीं है। और सच कहूं ना, मुझे सरिता की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं माँ, फिलहाल तो हमने एफआईआर दर्ज कराई है। उम्मीद है सरिता जल्द ही मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद पूरे घर में अचानक बदबू फैलने लगी। मनोज, ये कैसी बदबू है? जरा जाकर देखो। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। ये सुनकर सब हैरान हो गए। मनोज ने बदबू का स्रोत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस रात कुछ और भी अजीब हुआ। बिंदिया अचानक गायब हो गई। मनोज, मनोज, बिंदिया कहीं नहीं है। उठो, ढूंढो उसे। क्या वो कमरे में नहीं है? मैं उससे कुछ पूछने आई थी, पर वो गायब है। सब उसे ढूंढने लगे और जरा देर बाद अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद बाथरूम से। चलो जल्दी देखो। वे बाथरूम पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। मनोज ने बाकी जगह भी देखा और तभी सबने देखा कि बिंदिया अपने बिस्तर पर सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये यहाँ कब आई? हम इसे ढूंढ रहे थे और ये आराम से यही सो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? एक तो ये बदबू दिमाग खराब कर रही है। चलो चलकर सोते हैं। अगले दिन पुलिस ने मनोज को पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां इंस्पेक्टर ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया। मनोज ने ध्यान से फुटेज देखा। उसमें दिख रहा था कि मनोज और सरिता भीड़ से बचते हुए भाग रहे थे। अचानक सरिता का हाथ मनोज के हाथ से छूट गया और वो भीड़ में खो गई। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि सरिता का बैग अपने आप चलते हुए दिख रहा था। ये क्या है? बैग अपने आप कैसे चल सकता है? हमें भी यही समझ नहीं आ रहा। और देखिए, आप किसी का हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन फुटेज में तो दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसे मुमकिन है? मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। क्या ये सब किसी भूत का काम हो सकता है? आपकी शादी जहाँ हुई थी उसके सामने खंडहर है। हमने सुना है कि वो जगह भूतिया है। शायद इसका संबंध वहीं से हो। ये सुनते ही मनोज पूरी तरह डर गया। वो बिना कुछ कहे घर की ओर भागा। घर पहुंचने पर मनोज को बदबू और ज्यादा तेज महसूस हुई। तभी दरवाजे पर फोटोग्राफर आ गया। मनोज जी, ये आपकी शादी की फोटो है, देख लीजिए। तीनों ने फोटो देखे, पर उनकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि हर फोटो में बिंदिया गायब थी। ये कैसे हो सकता है? मनोज, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनोज के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी गौरी ने बिंदिया का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। बिंदिया, बिंदिया, कहाँ हो तुम? बिंदिया। लेकिन बिंदिया कहीं नजर नहीं आई। मनोज ने सरिता का बैग उठाया।
ये बैग इतना भारी क्यों है? इसमें तो सिर्फ कपड़े थे ना? मनोज ने बैग खोला और वो चीख पड़ा। बैग के अंदर एक लाश थी। लाश के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और कुछ हिस्से जैसे किसी ने खा लिए हों। हे भगवान, ये क्या है? ये किसकी लाश है? ये तो सरिता है। उसके कपड़े और देखो, कलाई पर मेरा नाम लिखा है। सभी डर के मारे कांपने लगे। तभी पीछे से बिंदिया की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा। बिंदिया वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो एक भूतिया दुल्हन के रूप में थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। तुम सब मेरे शिकार हो। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सोचा था पहले सरिता को खत्म करूं, फिर तुम सबका नंबर आएगा, लेकिन अब इंतजार नहीं हो रहा। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गौरी, श्यामलाल और मनोज ने भागने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बचाओ, कोई तो बचाओ। बचाओ, कोई तो बचाओ। विद्या ने हाथ का इशारा किया और तीनों हवा में उड़ने लगे। वो तीनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर बिंदिया तो जैसे उनके साथ खेल रही थी। उसके नाखून अचानक बड़े होने लगे और अपने हाथ के एक वार में उसने तीनों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर उसने तीनों के इतने टुकड़े किए कि उन्हें गिनना भी मुश्किल था।